नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिन 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा उनमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटें भी शामिल है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासमुंद लोकसभा सीट के धमतरी में एक बड़ी सभा ली। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन 3 सीटों के लिए करीब 9 से 10 बड़ी सभाएं बड़े नेताओं की करवाई, जबकि कांग्रेस के 1 या 2 ही बड़े नेता आ सके। जिन 3 सीटों पर 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में मतदान होना है उनमें है राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर से भोजराज नाग को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी वीरेश ठाकुर पर जोर आजमाया है। राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही मैदान में उतार दिया है। जबकि महासमुंद में तो मुकाबला कहीं ज्यादा रोचक हो गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी विधायक रूप कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने पुराने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के तीनों ही लोकसभा सीटों की जमीनी हालात के अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की गुत्थम गुत्था और कैमरे के सामने गाली गलौज सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो कैमरे के फ्रेम में आना चाहते थे। बेहद जिम्मेदार और जाने पहचाने नेता हैं। आखिर वो कौन कौन सी गालियां दे रहे थे और किस तरह की मारपीट कर रहे थे उसे आप खुद आगे देखेंगे। फिलहाल बात तीनों लोकसभा सीटों के जमीनी हालात की। मतदान से पहले हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जो जमीनी हालात को समझा, उससे आज हम ये कह सकने की स्थिति में है कि किस प्रत्याशी की स्थिति कहाँ मजबूत है, जीतने की संभावना किसकी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें बस्तर की सीट पर पहले ही चुनाव हो चुका है। अब दूसरे चरण में 26 तारीख को 3 सीटों का चुनाव होना है। मैं एक एक कर तीनों सीटों के बारे में जानकारी दूंगा, जमीनी हालात के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। इसके बाद आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रत्याशी की स्थिति कहाँ मजबूत है। पहले बात होगी राजनांदगांव की। ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल और चर्चित सीट इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ से भूपेश बघेल मैदान में हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री थे। जैसे ही प्रत्याशी बने तो उनके मंच पर आकर उनके ही एक बड़े नेता सुरेंद्र दाऊ ने उनकी सारी पोल खोल दी और हकीकत बता दी कि आखिर राजनांदगांव का कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के साथ क्यों नहीं खड़ा है। ऐसे हालात में भूपेश बघेल के लिए काफी असमंजस वाली स्थिति हो गई थी। स्थिति तो तब और खराब हो गई जब एक एक कर कई नेता भूपेश बघेल के खिलाफ में बोलने लगे। ऐसे हालात में डोंगरगढ़ के समीप बेलगांव से भी उनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें भूपेश बघेल काफी परेशान और बौखलाए हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सिन्हा समाज के जिस कार्यक्रम में वो पहुंचे थे वहां कांग्रेस की विधायक हर्षिता बघेल को भी आना था। जब वो नहीं पहुंची तो ग्रामीण सीधे भूपेश बघेल पर बिफर पड़े। उसके बाद भूपेश बघेल का जो व्यवहार है वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में बना रहा। भूपेश बघेल के इस व्यवहार से अलग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे लगातार अपने प्रचार अभियान में लगे रहे, कुछ लाइमलाइट में रहे, खुद पर कम फोकस किया, मुद्दों की बात ज्यादा हुई। हालांकि कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के तीर चलाए जाते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पुरानी राज्य सरकार में रहते भूपेश बघेल की निष्क्रियता का मुद्दा भी लगातार उठाया जाता रहा। भाजपा की ओर से यह आरोप लगाया जाता रहा कि डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल लाइन का काम पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने अटका कर रखा। नए जिले के विकास कार्यों के मुद्दों को भी अटका कर रखा गया। चूंकि मैदान में भूपेश बघेल हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार होने के बावजूद राजनांदगांव के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पास आरोप लगाने के ज्यादा अवसर हैं। भूपेश बघेल जिनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारी, वहां उनके अपने नेता सुरेंद्र दाऊ ने जो बातें कही, मैंने खुद ग्राउंड पर जाकर उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि वास्तव में स्थिति कैसी है। इस बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसमें सारी स्थिति देख सकते हैं कि कैसे हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास राजनांदगांव में अवसर है घपले घोटालों के अलावा तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का एक आरोप, जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती से रखती है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, कर्फ्यू के हालात थे। तब मोहम्मद अकबर वहां के विधायक और मंत्री हुआ करते थे। उन्हें बचाने के लिए तब की कांग्रेस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जाता रहा। लगातार ऐसे आरोपों से कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती रही। इसके अलावा मानपुर मोहल्ला का अर्बन नक्सली या यूं
कहा जाए कि हिंदूवादियों का घोर विरोधी सरजू टेकाम जो इस वक्त जेल में है, उसे संरक्षण देने का काम कांग्रेस की पुरानी सरकार करती रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने एक इंटरव्यू में मुझसे बातचीत करते हुए ये तीखे आरोप लगाए और ये समझाने की कोशिश की कि लगातार किस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस तरह से राजनांदगांव के इलाके में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ भूपेश बघेल कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आते हैं। मुद्दों के अलावा यदि जातिगत समीकरण की बात की जाए तो राजनांदगांव एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां जातिगत समीकरण काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के संतोष पांडे पर दांव आजमाया है। 2014 की अगर बात की जाए तो यहां से अभिषेक सिंह ने कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था और भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे ने 2019 में भोला राम को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन कांग्रेस को जातिगत कार्ड और भूपेश बघेल की छवि पर यकीन है। यह मामला काफी रोचक हो गया है। दोनों ही दल के प्रत्याशी अपनी रणनीति के अनुसार महिला वोटर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजनांदगांव में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2 महीनों से महतारी वंदन के नाम से जिस तरह से 1,000 रुपए महीना महिलाओं के खाते में डलवाने में सफलता हासिल की और महिलाओं के बीच यह विश्वास अर्जित करने की कोशिश की और काफी हद तक सफलता भी मिली कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे के अनुसार काम करती है। जबकि कांग्रेस की ओर से महालक्ष्मी गारंटी नामक एक ऐसी योजना के बारे में प्रचार करना शुरू किया जो जमीन पर तो नहीं है और लोगों को यकीन भी नहीं है कि यदि 1-1 लाख रुपए भारत की सभी महिलाओं को दिया जाएगा तो ये फार्मूला जमीन पर कैसे आएगा, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा हो जाएगी जितना अमेरिका का बजट भी नहीं है। अब जनता समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है। गांव-गांव में यहाँ तक आदिवासी सुदूर अंचलों में भी लोग अब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घोषणा का क्या मतलब जो जमीन पर आ ही नहीं सकती। बात यदि बड़े नेताओं की सभा की जाए तो खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह, तो कवर्धा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सभा ली। इसी तरह उमरदा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, जबकि डोंगरगढ़ में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी की सभा हुई। इस तरह से सभा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादा बड़े नेताओं को बुलाया। मतदान से पहले यदि हम पिछले 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजनांदगांव में 2004 में प्रदीप गांधी जीते थे, 2009 में मधुसूदन यादव जीते थे, 2014 में अभिषेक सिंह और 2019 में भाजपा के संतोष पांडे जीते थे। यहाँ कुल मतदाता 18,65,175 है। पुरुष मतदाता 9,28,329 है। महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा यानी 9,36,837 है, जबकि थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 9 है। अब बात महासमुंद लोकसभा की जाए, यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोचक हो गया है। 8 विधानसभा वाले महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 विधानसभा सीटें हैं जहां भाजपा के विधायक हैं। 5 में कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ ताम्रध्वज साहू कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा मैदान में है, जो करीब 4.5 महीना पहले 48,000 से ज्यादा वोटों से दुर्ग ग्रामीण से चुनाव हारे थे। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में भी दुर्ग से ताम्रध्वज साहू चुनाव जीते थे। तब वो चुनाव जीतने के कुछ महीना पहले ही बेमेतरा से विधानसभा चुनाव हारे थे। मुकाबला इसलिए भी रोचक हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार महासमुंद से अपने 3 बार साहू प्रत्याशियों के बूते जीतती रही, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने साहू प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस ने साहू समाज का एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जहां ओबीसी वर्ग की 51% आबादी है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के चंदूलाल साहू यहां से चुनाव जीते थे। 2014 में भी चंदूलाल साहू जीते, 2019 में चुन्नीलाल साहू जीते। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को नारी शक्ति पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने बसना की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। विधानसभा में उन्हें टिकट नहीं दी गई थी, उन्हें रिजर्व में रखा गया था। फिलहाल रूप कुमारी चौधरी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। महासमुंद के धमतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने के बाद मामला एकदम बदल सा गया है, जहां कांग्रेस पूरी तरह साहू समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए लगी हुई थी। कांग्रेस को यकीन था कि जातिगत समीकरण पर उसकी नैया पार हो जाएगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और हैं जिसे हमें समझना होगा कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। बात जातिगत समीकरण की जाए तो महासमुंद में लगभग 51%
प्रतिशत मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। इनमें साहू, कुर्मी, अघरिया, यादव और कोलता समाज की बहुलता है, जबकि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के 20% मतदाता है, जबकि एससी वर्ग के 11% वोटर्स हैं। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के 12% मतदाता हैं। बात यदि जीत के फैक्टर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यों के अलावा राज्य में विष्णुदेव सरकार के माध्यम से डबल इंजन से क्षेत्र के विकास के वादे कर रही है, जबकि कांग्रेस का पूरा ध्यान साहू मतदाताओं पर है। यहां आपको गौर करना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सभा लेके यह समझाने की कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ का साहू यदि गुजरात जाता तो मोदी कहलाता, और गुजरात में जो मोदी है वो छत्तीसगढ़ में साहू कहलाते हैं। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद को साहू समाज का ही बताया था। इसका फर्क साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के नतीजे के रूप में 2019 में देखने को मिला। बेहद विषम हालातों में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटें मिली थी, जबकि कुछ ही महीने पहले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह पराजय हुई थी। महासमुंद लोकसभा चुनाव को दोनों ही दलों ने बेहद ज्यादा प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कहीं आगे है, क्योंकि यहाँ बड़े नेताओं की सभा ज्यादा हुई है। महासमुंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 सभाएं ली, वहीं कांग्रेस में कोई बड़ा नेता सभा लेने नहीं आया। पूरा चुनाव प्रचार स्थानीय नेताओं के भरोसे हो रहा है। कांग्रेस की ओर से चंदन यादव, रंजीत रंजन, राधिका खेड़ा जैसे दूसरी पंक्ति के राष्ट्रीय स्तर के नेता ही यहाँ आते जाते रहे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 का नतीजा होता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि रूप कुमारी चौधरी को जातिगत समीकरण से अलग मोदी के प्रत्याशी के रूप में जनता स्वीकार कर रही है। हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से चर्चा की, सर्वे किया, जाति समूह के बड़े लोगों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने भी साहू समाज को साधने के लिए स्थानीय स्तर पर साहू समाज के अनेक बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के अलावा बेहद चर्चित विधायक, साजा के विधायक ईश्वर साहू ने भी अनेक सभाएं ली। मोतीलाल साहू ने सभाएं ली। साहू समाज के महासमुंद के पिछले सांसद चुन्नीलाल साहू भी रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। कुल मिला के माहौल रूप कुमार चौधरी के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। बात यदि मतदाताओं की जाए तो महासमुंद में कुल मतदाता 17,62,477 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 8,66,670 है, महिलाओं की संख्या 8,95,773 है, जबकि थर्ड जेंडर की संख्या 34 है। यहाँ भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अब तीसरा लोकसभा क्षेत्र कांकेर, जहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। यहाँ सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के भोजराज नाग से कांग्रेस के बीरेश ठाकुर से। भोजराज नाग पुराने विधायक रहे। बीरेश ठाकुर की खासियत यह है कि पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का वो करीब 7,000 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। यही एक उपलब्धि उन्हें दोबारा टिकट दिलाने में कारगर साबित हुई। इसके अलावा बीरेश ठाकुर 5 साल तक जनता के बीच कहीं नजर नहीं आए, जबकि भोजराज नाग डीलिस्टिंग जैसे एक बड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन करते रहे। आदिवासियों के जाने पहचाने नेता हैं। ये जनजातीय सुरक्षा मंच नामक एक संगठन के माध्यम से आदिवासी हितों के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था, तभी संकेत मिल गया था कि इनके लिए कांकेर लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा जाना तय है। बात यदि मुद्दों जातिगत समीकरण की जाए तो कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा मुद्दा काम नहीं कर रहा है। हाँ, मोदी गारंटी और मोदी फैक्टर बेहद प्रभावी है, जबकि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर के कोई मुद्दे या ऐसी कोई नीति बताने लायक नहीं है जिसे लेकर कांग्रेस मुद्दे के रूप में उसे प्रचारित कर सके। हालांकि कांग्रेस के बीरेश ठाकुर सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनके विरुद्ध आरोप लगाने से बचते रहे। बीरेश ठाकुर को यकीन है कि पिछला चुनाव वो 6,914 वोटों से हारे थे। इसकी सहानुभूति का उन्हें फायदा मिलेगा, जबकि भोजराज नाग को मोदी गारंटी और प्रदेश की भाजपा की विष्णुदेव सरकार के माध्यम से क्षेत्र में विकास करवाने वाले मुद्दे पर पूरा भरोसा है। डबल इंजन की सरकार की बात लगातार भाजपा की ओर से कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कही जाती रही है। मतदाता जागरूक हो चुका है। यदि जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 40% गोंड, 15% हल्बा आदिवासी, 30% ओबीसी तथा शेष 15% सामान्य वर्ग के लोग हैं।
कांकेर लोकसभा क्षेत्र का एक चर्चित इलाका है डोंडी लोहारा। यहाँ मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जमीनी हालात समझने की कोशिश की। अनिला भेड़िया जो यहाँ से कांग्रेस की विधायक है, मंत्री रही हैं, इनके बारे में लोगों का आक्रोश डोंडी लोहारा क्षेत्र में ही देखने को तब मिला। आरोप लगाया गया कि वो महिला मंत्री होने के बावजूद शराब को बढ़ावा देती रही। उनके एक बयान की चर्चा हुई जब उन्होंने कहा था कि शराब पीने से थकान मिटती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही किराए के एक भवन में शराब दुकान संचालित की, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। जनता जनार्दन क्या कहती है इस बारे में हमने समझने की कोशिश की। कुल मिलाकर माहौल भोजराज नाग के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 2019 को मिलाकर बीते 4 लोकसभा चुनाव में कांकेर में कौन कौन जीता था, कितने मतदाता हैं, यदि इस बारे में चर्चा की जाए तो 2004 और 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोहन पोटाई जीते। 2014 में विक्रम उसेंडी यहाँ से जीते। 2019 में मोहन मंडावी जीते। कांकेर लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या है 16,50,692, जिसमें पुरुषों की संख्या है 8,07,549 और महिलाओं की संख्या है 8,43,124। कुल मिलाकर यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिलाएं ही हार जीत की दिशा तय करेगी। जिस तरह की माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 400 पार और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का जो आत्मविश्वास दिखाया है, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मामले में कारगर होता नजर आ रहा है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों के चुनाव हो जाएंगे। 26 अप्रैल तक जब 4 सीटों के मतदान हो चुके होंगे, तब हम अपने एक्सपर्ट और विशेषज्ञों के माध्यम से यह समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में कौन सी बातें जाती है। ये तो बात हुई तीनों लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण की। अब बात एक ऐसे वीडियो की जिसे देखने के बाद आम आदमी राजनीति से आने से परहेज करता है। आपकी स्क्रीन में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष दीपक बैज नजर आ रहे होंगे। दरअसल नजारा रायपुर के रेलवे स्टेशन का। पीछे कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह नजर आ रहे होंगे, साथ में विकास तिवारी खुद को फ्रेम में लाना चाहते थे, वो आगे आगे चल रहे थे, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें कुछ कहा, समझाया, पीछे हाथ पकड़कर ले आने की कोशिश की। उसके बाद जमकर गाली गुफ्तार शुरू हो गई। हालांकि कांग्रेस के नेता ऐसे वीडियो सामने आने के बाद भी कुछ भी होने से इनकार कर रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो देखिए, हालात को समझिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले ही कई गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में कैमरे के सामने खुद को फ्रेम में लाने के लिए जिम्मेदार नेता इतनी सतही हरकत करेंगे, गाली गुफ्तार करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आखिर जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा। शायद यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में आने से बचते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में हमेशा आना चाहिए। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।